नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विथ रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के अवस्थाएं या फिर उनके स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साइकोलॉजी विथ रजनी माय चैनल नेम और हमारा जो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मनोविज्ञान की विकास यात्रा, यानी कि विकास के चरण या फिर मनोविज्ञान की अवस्थाएं, जिसे हम डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। आप सबको पता होगा कि मनोविज्ञान की एक विकास यात्रा चली आ रही है 16वीं सदी से। 16वीं सदी से ही मनोविज्ञान के विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा था। उससे पहले हम लोग दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ते थे। और दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में किसने लिपिबद्ध किया था? तो अरस्तू ने किया था। और 16वीं सदी के बाद मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। तो इस और हर काल में, हर सदी में मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं हुई और अलग अलग परिभाषाएं दी गई और अलग अलग उसके समर्थक भी रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हर चरण में कौन कौन से साइंटिस्ट हुए और उन्होंने कैसे क्या कहा और उनका क्या विचारधारा था मनोविज्ञान की विकास यात्रा में। तो हमारा जो टॉपिक है वो मनोविज्ञान की विकास यात्रा, यानी कि विकास के चरण या फिर मनोविज्ञान की अवस्थाएं, जिसे हम डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसके 4 चरण बताए गए हैं। 16वीं सदी, 17वीं सदी या फिर 18वीं सदी भी कह सकते हैं, 19वीं सदी और 20वीं या 21वीं सदी। ठीक है, हम लोग जो पहला चरण पढ़ेंगे वो है 16वीं सदी, यानी कि 16th सेंचुरी। सबको पता है कि 16th सेंचुरी में मनोविज्ञान की परिभाषा क्या थी। तो मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन या विज्ञान है। साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोल। इसके समर्थक कौन थे? प्लूटो कौन थे? तो अरस्तु के गुरु। अरस्तु भी समर्थक थे, प्लूटो भी समर्थक थे, डेकार्टे भी, गोएकल भी और शुकरात भी। गोएकल, जिसने सबसे पहले साइकोलॉजिया नामक बुक में साइकोलॉजी शब्द के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने साइकोलॉजिया नामक बुक में साइकोलॉजी शब्द को लिखा था। और डेकार्टे जो थे, उनके अनुसार हर व्यक्ति में, हर बच्चे में जन्म से ही कुछ विशेष गुण होते हैं। और हमारे प्लूटो और अरस्तु हैं, जो अरस्तु के गुरु कौन है? प्लूटो। और ये भी 16वीं सदी के ही साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और समर्थक रहे हैं। क्वेश्चन है कि आत्मा का विज्ञान क्यों कहा? ये सारे दार्शनिक थे, यानी कि फिलोसफर थे, यानी दर्शन शास्त्र के विज्ञाता थे। और दर्शन शास्त्र में सबसे ज़्यादा आत्मा का प्रयोग होता है, यानी दर्शन शास्त्र का सर्वोत्तम विषय तत्व बिंदु आत्मा, यानी कि सोल है। इसलिए उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। आत्मा क्या है? तो सर्वोत्तम है। आत्मा क्या है? तो जीवन का संचार करती है। और आत्मा क्या है? तो व्यक्तित्व की परिकाष्ठा है। आत्मा क्या है? तो गुणों का भंडार है। इसीलिए इन सब विचारधाराओं से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा ये मानते थे। इसलिए इन्होंने मनोविज्ञान का नामकरण आत्मा के साथ कर दिया। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि मनोविज्ञान को उन्होंने आत्मा का विज्ञान क्यों कहा। क्योंकि ये जो सारे फिलोसफर हैं, प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे, गोएकल या शुकरात, ये सभी दार्शनिक भी हैं, यानी कि ये सारे फिलोसफर हैं। और दर्शन शास्त्र में आत्मा को सबसे ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। आत्मा को ही सब कुछ माना जाता है। इसीलिए जब दर्शन शास्त्र विभाग के रूप में इसका मतलब दर्शन शास्त्र विभाग के विषय के रूप में यह पढ़ाया जाता था, तो प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे, जो खुद एक दर्शन शास्त्र थे, और जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग पढ़ा जाने लगा, तो इन्होंने दर्शन शास्त्र की जो परिभाषाएं दी वो दार्शनिक रूप में सोच कर दी।
और उनका मानना था कि जो आत्मा होती है ना वही सर्वोत्तम होती है, वही जीवन का संचार करती है, गुणों का भंडार होती है और किसी भी व्यक्तित्व की का जो निर्माण है वो कैसी उसकी आत्मा है उसी के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए उन्होंने आत्मा का विज्ञान परिभाषा दी थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आत्मा का विज्ञान इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि यह सभी दार्शनिक थे और दर्शन शास्त्र में आत्मा के शब्द का बहुत ही प्रमुखता के साथ उपयोग होता है, इसलिए उन्होंने मनोविज्ञान को भी आत्मा का विज्ञान कहा। अब हम लोग 17वीं सदी में चलते हैं, 17वीं यानी कि 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का अध्ययन या विषय है, स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि मन और मस्तिष्क का जो हम अध्ययन करते हैं उसे ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। इसके समर्थक कौन कौन थे? तो समर्थक थे इटली के पोम्पोनोजी और अन्य समर्थक थे थॉमस रीड, लिबनीज, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और आदि। ये सारे जो समर्थक थे वो साइकोलॉजी को मन और मस्तिष्क का अध्ययन मानते थे और अन्य समर्थक भी साइकोलॉजी को मन और मस्तिष्क का अध्ययन मानते थे, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख समर्थक थे वो थे इटली के पोम्पोनोजी। आलोचना, मनोविज्ञान के आत्मा के मनोविज्ञान की आलोचना की, उसका आधार या फिर तर्क क्या था? तर्क उनका था कि आत्मा का कोई रंग, रूप, स्वरूप, आकार, प्रकार, मापन, मूल्यांकन नहीं होता है और न आत्मा को देखा या स्पर्श किया जा सकता है। इसलिए 17वीं सदी के मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा की परिभाषा को नकार दिया और इन्होंने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। तो ये जो सभी दार्शनिक थे, पोम्पोनोजी और अन्य समर्थक जो थे, उन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जो उनकी परिभाषाएं थी उसको मतलब सिरे से नकार दिया, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा का तो कोई रूप ही नहीं होता, कोई रंग ही नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, कोई आकार प्रकार नहीं होता। आत्मा को हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, उस मापन नहीं कर सकते और न ही उसको देख सकते हैं और न ही उसको स्पर्श कर सकते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आत्मा ही मनोविज्ञान है? इसीलिए उन्होंने 17वीं सदी के सभी मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा की परिभाषा को साफ तौर पे नकार दिया और उन्होंने एक नई परिभाषा दी कि मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा जा सकता है। क्यों कह सकते हैं मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान? तो मन आत्मा से अधिक अच्छा व श्रेष्ठ होता है। विशेषताएं या फिर गुण, पहला, मन चंचल है, मन क्रियाशील होता है, मन गतिशील भी होता है, मन सक्रिय होता है, मन एकांकी भी होता है और मन निरंतर भी होता है। इन्होंने मन के बारे में कई सारी विशेषताएं बताई कि मन चंचल होता है, क्रियाशील होता है, गतिशील होता है, सक्रिय होता है, मन एकांकी होता है, निरंतर होता है। लेकिन इनके भी परिभाषाओं को 19वीं सदी के मनोवैज्ञानिकों ने सिरे से नकार दिया। उनका भी कहना था कि मन की तरह ही आत्मा की तरह ही मन का भी न तो कोई रूप होता है, न ही स्वरूप होता है, न आकार होता है, न प्रकार होता है, मापन मूल्यांकन नहीं हो सकता और न ही मन को देखा जा सकता है और न ही स्पर्श किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जिस तरह से 17वीं सदी के मनोवैज्ञानिकों ने 16वीं सदी के मनोवैज्ञानिकों के जो परिभाषा थे उसको साफ तौर पे नकार दिया, ठीक 19वीं सदी के मनोवैज्ञानिकों ने 17वीं सदी के वैज्ञानिकों को जिन्होंने मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा था, सिरे से नकार दिया। तो एक बार चलिए दोस्तों हम लोग फिर से देख लेते हैं कि किस वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा और वो कौन कौन वैज्ञानिक है और कौन कौन समर्थक है। तो 16वीं और उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहला जो क्वेश्चन बनता है कि 16वीं सदी कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? तो मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन या विज्ञान है। उसके समर्थक कौन है? तो प्लूटो जो अरस्तु के गुरु हैं, अरस्तु हैं, डेकार्टे, गोइकल और सुकरात हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से लर्न कर लेना कि क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लूटो या सुकरात है
या फिर आत्मा या मन, आत्मा का जो अध्ययन है ये परिभाषा किसने दी थी, या फिर इसके समर्थक कौन कौन थे? तो प्लूटो थे, अरस्तु थे, डेकार्ट, गोएकल और सुकरात है। इन्होंने आत्मा का विज्ञान क्यों कहा? सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे के सारे फिलोसफर थे और दर्शन शास्त्र में सबसे ज़्यादा आत्मा को ही महत्व दिया जाता है, इसलिए इन्होंने आत्मा को, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। इसके साथ ही साथ इन्होंने रीज़न यह दिया कि आत्मा जो होता है ना वो सर्वोत्तम होता है, जीवन का संचार, गुणों का भंडार और व्यक्तित्व की परिकाष्ठा होती है। आत्मा ही सब कुछ होता है, इसलिए इन्होंने मनोविज्ञान का नामकरण आत्मा के साथ कर दिया। 17वीं शताब्दी में जो परिभाषा थी वो थी कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का अध्ययन का या फिर विज्ञान है, स्टडी ऑफ माइंड। और इसके समर्थक कौन थे? तो पोम्पोनोजी। इटली कहाँ के थे? तो इटली के थे। तो मन और मस्तिष्क का अध्ययन है, इसका समर्थन किसने किया? तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो पोम्पोनोजी ने किया। पोम्पोनोजी किसके समर्थक थे? तो मन और मस्तिष्क के अध्ययन या फिर विज्ञान के समर्थक थे। अन्य समर्थक में कौन कौन आ जाएगा? तो थॉमस रीड, लिबनिज या थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक आ जाएंगे। ठीक है, इन्होंने मन को क्यों, मतलब मन का विज्ञान है, ऐसी परिभाषा क्यों दी? क्योंकि इनका मानना था कि मन जो होता है वो आत्मा से अधिक अच्छा और श्रेष्ठ होता है। मन बहुत चंचल होता है, क्रियाशील होता है, गतिशील होता है, सक्रिय होता है, एकांकी और निरंतर भी होता है। इन्होंने आत्मा के मनोविज्ञान की आलोचना की, तो उन्होंने क्या तर्क दिया कि आत्मा का कोई रंग, रूप, आकार, प्रकार, मापन, मूल्यांकन नहीं होता, इसलिए आत्मा को न तो देखा जा सकता है, ना ही परखा जा सकता है। इसलिए इन्होंने इस मनोविज्ञान की इस परिभाषा को सिरे से नकार दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी के वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनके जो विकास की अवस्थाएं हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हमने मनोविज्ञान की अवस्थाओं यानी कि 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, 16वीं सदी की अवस्था और 17वीं सदी की अवस्था के बारे में, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक कौन सी सदी के समर्थक थे, इसके बारे में हमने जानकारी ली। आई होप आपको मेरी यह दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, साथ ही साथ लाइक भी करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाऊंगी? तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप ज़रूर सपोर्ट करें, और अगर वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है या फिर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिख कर बताएं। मैं वो चीज़ ज़रूर हम लोग मिलके पढ़ेंगे। वो जो भी आप सजेशन दोगे उसके बारे में मैं पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, खासकर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।